हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब कोई पार्टिकल सर्किल पे घूमता है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है, उस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं वहाँ पे, एक टेंजेंट के एलोंग और दूसरा रेडियस के एलोंग सेंटर की तरफ। तो टेंजेंट के एलोंग जो एक्सीलरेशन मिलता है हमें, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और रेडियस के एलोंग सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल जो नाम दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है, रेडियस के एलोंग लग रहा है, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा जा रहा है। जैसे ऊपर एक्सीलरेशन है तो उसको अपवर्ड एक्सीलरेशन कहेंगे, नीचे एक्सीलरेशन है तो उसको डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कहेंगे, वैसे ही ये सेंटर की तरफ लग रहा है इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा जाता है। बात की थी इसकी वैल्यूज की, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है dv/dt, और इसका काम होता है स्पीड को चेंज करना, है ना। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो फिर dv/dt जीरो हो जाएगी, है ना। तो v बदल ही नहीं रहा है, v क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अगर v चेंज ही नहीं हो रहा है, स्पीड फिक्स हो गया, तो फिर उसके चेंज होने का जो रेट हुआ dv/dt वो जीरो हो जाएगा, तो फिर आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट उस केस में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, नॉर्मल जो एक्सीलरेशन है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है v²/r या फिर r⍵²। अगर हम टोटल एक्सीलरेशन की बात करें तो टोटल एक्सीलरेशन इन्हीं दो एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट्स हैं, ये इन कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। ओके, तो हमारा जो टोटल एक्सीलरेशन यहाँ पर आया वो क्या आ गया, ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल, है ना। और इनकी वैल्यूज़ भी हमने कैलकुलेट किया था, चूँकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हम एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए टेंजेंशियल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चले, मूव करे, तो फिर ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, टेंजेंशियल वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। तो उस केस में जो मेरा टोटल एक्सीलरेशन होगा वो यही नॉर्मल एक्सीलरेशन ही मेरा टोटल एक्सीलरेशन हो जाएगा, है ना। और उस एक्सीलरेशन को हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो हमने यहाँ देखा भी, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तब भी इसको एक एक्सीलरेशन तो चाहिए ही सर्किल पे घूमने के लिए, जो बेसिकली डायरेक्शन चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल है। तो वो एक्सीलरेशन आपका है जो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ, जिसकी वैल्यू v²/r होगी, है ना। तो बिना ये एक्सीलरेशन के कोई भी पार्टिकल सर्किल पे घूम ही नहीं सकता, है ना। तो अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि कोई पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है और उसकी रफ्तार भी है, तो 100% इसके पास सेंटर की तरफ रेडियस के एलोंग एक एक्सीलरेशन होगा, और वो कितना होगा, वो होगा v²/r या फिर r⍵²। ठीक है, एक्सीलरेशन का नाम हमने रख दिया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। पर हमने तो पढ़ा है कि भैया बिना फोर्स का एक्सीलरेशन आता नहीं है, तो कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर होगा जो रेडियस के एलोंग सेंटर की तरफ लग रहा होगा, है ना। हो सकता है अकेला लग रहा हो सकता है 2-4 फोर्स मिलके लग रहे हो, पर जो भी हो, जो नेट फोर्स हमको जरूर पक्का रेडियस के एलोंग सेंटर की तरफ यहाँ मिलेगा, जो कि ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो पक्का कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसकी नेट वैल्यू मास और इस एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। क्योंकि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो भी नेट फोर्स होगा किसी डायरेक्शन में, वो मास
और उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं कितना है, v²/r। इसका मतलब रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक नेट फोर्स यहाँ काम कर रहा है, और उस नेट फोर्स की जो वैल्यू है, नेट फोर्स की जो वैल्यू है कैसे निकलेगा, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास है m और एक्सेलरेशन है आपका v²/r, तो mv²/r, या फिर आप r⍵² भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन की जगह पर, तो वैल्यू आ जाएगी mr⍵², है ना। तो ये नेट फोर्स है, ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं कि किसी एक फोर्स की वैल्यू है, ये नेट फोर्स जो रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ लग रहा है ना। तो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स जो कि इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इस एक्सेलरेशन को क्या कहा गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसके फोर्स को हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास एफ सेंट्रीपिटल का एक फॉर्मूला आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r या फिर mr⍵²। ओके, यहां ध्यान ये रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, जैसे वेट, नॉर्मल, टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब स्पेशल फोर्स होते हैं ना, पर ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है। असल में ये नाम दिया गया है रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है, उससे नेट फोर्स को कहा जा रहा है ना। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ, टुवार्ड सेंटर, तो टुवार्ड सेंटर के लिए हम लोग सेंट्रीपिटल टर्म यूज कर रहे हैं। जैसे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके लिए हम लोग अपवर्ड फोर्स नाम देते हैं, नीचे लग रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड फोर्स नाम देते हैं। वैसे ही ये सेंटर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स है, ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स है जो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ है। मतलब इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है, इट मे बी पॉसिबल कि फोर्स आपका किसी और दिशा में लग रहा हो और उसका एक कंपोनेंट आपको यहाँ मिल रहा हो, तो जो भी हो, इधर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है हम उसको कह रहे हैं सेंट्रीपिटल। ये दिमाग में रखना है, समझ में आया ना कि रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r या फिर mr⍵²। आप कहोगे सर कि कहीं भी कोई सर्किल पे घूम रहा होता है तो क्या वाकई में वहां पर भी नेट फोर्स इतना ही होता है? बिल्कुल, हर जगह कहीं भी। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने सोलर सिस्टम को ही ले लीजिए, बीच में आपका सन है ना, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है, और अर्थ घूम रही है, तो पक्का यहाँ पर भी अर्थ पर रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ, सन सेंटर में बैठा हुआ है, तो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाय रेडियस। जो भी ये मतलब दूरी है, यहाँ पर रेडियस क्या है, सन अर्थ की बीच की दूरी। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि अर्थ आपका एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और सन सेंटर पे है, तो जो दूरी हुई इनके बीच की वही यहाँ रेडियस हो गया। ठीक है, तो पक्का अभी जो फोर्स लग रहा होगा ना, वो इतना लग रहा होगा। आपको सर फोर्स कौन सा लग रहा है, तो हमने पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन का, जो अर्थ पे लग रहा है, वही इस फोर्स का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सन अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ बट्टा जो भी बीच की दूरी है उसका स्क्वायर, है ना। तो आपको सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने पढ़ा था कि वो इतना होता है, नहीं, Gm1m2 बट्टा r स्क्वायर और जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से इतना होगा। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगी? 100%। ठीक है, अगर हम ये सोचे कि भाई ये इसका मास m है, रफ्तार भी है, रेडियस r है, तो फिर नेट फोर्स तो सेंटर की तरफ रेडियस के लॉन्ग इतनी होनी चाहिए, पर जो फोर्स लग रहा है वो तो ये है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है ना? यानी यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा,
कि जी एम एस एम ई बटा आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम ई भी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो ये रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे एटम के बारे में, आप एटम को ले लीजिए। जैसे कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो उसमें जेड प्रोटॉन है ना, और जेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है, तो उसकी वजह से प्लस जेड ई न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस ही चार्ज। ई का मतलब समझ रहे हो, ई का मतलब हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग ई से लिखते हैं। तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस ई। अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो जेड प्रोटॉन हुए, तो उस केस में न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा प्लस जेड ई। ओके, तो यहाँ पर ये चार्ज है, और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है और ये सर्किल पे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन वाला होगा। तो ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और अगर मान लीजिए इसकी रफ्तार भी है और यहाँ न्यूक्लियस से इसकी दूरी r है, तो आपके हिसाब से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब जो नेट फोर्स रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ होना चाहिए वो होगा एम ई भी स्क्वायर बाई आर। बट अगर हम ये सोचें कि ये फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मुझे चार्जेस पता है, बीच की दूरी पता है, तो कूलम्ब के हिसाब से इस फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जो भी ऐसा यूनिट हो, ठीक है। Q1 की वैल्यू हो गई JD और Q2 की वैल्यू हो गई E बट्टा आर स्क्वायर, है ना। तो आर का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कूलम्ब के हिसाब से तो नेट फोर्स इतनी होनी चाहिए, जबकि अगर हम ये देखें कि भैया अगर ये सर्किल पे घूम रहा है, रफ्तार इसकी भी है, रेडियस आर है, तो नेट फोर्स इतना होना चाहिए। मतलब हमारा एक दिमाग बोल रहा है कि नेट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी, दूसरा कह रहा है कि नेट फोर्स ये होगा, पर दोनों सही है ना, क्या कूलम्ब भी सही है और जो हम बोल रहे हैं कि भाई नेट फोर्स तो इतना होना ही चाहिए, बिना इतना नेट फोर्स के घूम नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ME भी स्क्वायर बाई आर। ओके, बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, अकेला है ना, तो रिजल्टेंट यही है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान के चलिए कि कोई मास है जिसको आपने धागे से बांध दिया है और इसको आप हॉरिजेंटली ऐसे ऐसे मूव करा रहे हो, समझ, वर्टिकली नहीं करा रहे हो। जैसे फिगर में हमने वर्टिकल बनाया है, पर ये मूव कैसे कर रहा है, ये हॉरिजेंटल ऐसे 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 मूव कर रहा है। कभी आपने किया होगा, एक पत्थर को धागे से बांध के और खूब ऐसे ऐसे नचाया होगा, राइट। तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी ये सर्किल पे घूम रहा है, इसकी रफ्तार भी है और इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का लेंथ है L वो है, तो यहाँ पर भी सेंटर की तरफ रेडियस के लॉन्ग जो नेट फोर्स होगा वो M इंटू भी स्क्वायर बाई L होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ देखते हैं कि नेट फोर्स क्या हो रहा है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ वन एंड ओनली एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो कौन है, टेंशन। तो यही हमारा नेट फोर्स हुआ और इसकी वैल्यू जरूर इतनी होगी, क्योंकि अगर इतनी नहीं रहेगी तो फिर ये घूम नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना। तो 100% यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो mv स्क्वायर बाई
L हो जाएगा। यहाँ ये इक्वेशन हमारे पास होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने इस बार क्या किया, जिस मास को आपने धागे से बांधा था उसको आप हॉरिजॉन्टल सर्किल पे ना घुमा के वर्टिकल सर्किल पे घुमाना शुरू कर दिए। समझ रहे हो, मतलब पत्थर ऐसे 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 आपका नाच रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर भी अगर मान लो हम किसी समय हम देख रहे हैं, किसी मान लो यहाँ पर पॉइंट P है और वहाँ जाकर हम देख रहे हैं कि अभी इस समय इसकी रफ्तार भी है ना, और इसका जो रेडियस है, इसका जो जिस सर्कुलर पाथ पे हम घूम रहे हैं उसका रेडियस यहाँ पे स्ट्रिंग की लंबाई हो गई यानी L हो गई। तो पक्का यहाँ पर भी रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो होगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ R L है तो m इंटू वी स्क्वायर बाई L। समझ में आ रहा है ना, इतना फोर्स पक्का लग रहा होगा। नेट फोर्स की बात बता रहे हैं कि नेट फोर्स जो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ लग रहा है वो ये होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो एक आपको दिख जाएगा कि सर यहाँ पे चूंकि धागा है तो धागा क्या लगा रहा होगा, टेंशन लगा रहा होगा। अच्छा, दूसरा ग्रेविटी है तो वो यहाँ पे वेट लगा रही होगी। ओके, और मान के चलिए कि अभी जो सिचुएशन है उसमें ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो पक्का यहाँ जो एंगल बन रहा होगा ये भी थीटा होगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम यहाँ पर ना mg को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। क्यों ब्रेक कर रहे हैं mg को कंपोनेंट्स में? बिकॉज मुझे जाननी है कि इधर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है। समझ में आया ना, मुझे वैल्यू तो पता है, फाइनल वैल्यू पता है कि जो भी नेट फोर्स लग रहा हो उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, पर कौन कौन मिल के किसका कितना क्या कंट्रीब्यूशन है वो मुझे जानना है। तो mg जो है ना, देखो ये mg ना ही इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, ना ही ये जो लाइन दिख रही है इसके परपेंडिकुलर है, और ना ही इसके अलोंग है। समझ में आ रहा है ना, अगर परपेंडिकुलर होता तो हम समझ जाते हैं कि भैया इसका तो इधर कोई रोल नहीं है ना, किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर ये इसकी पैरेलल होता तो हम समझ जाते फुल रोल है, बट यहाँ पे ये ना ही इसकी पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो फिर मुझे इसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा mg cos थीटा, और एक इधर की तरफ मिलेगा mg sin थीटा। ओके, अच्छा आप देख पा रहे हो ये जो फोर्स है ना ये टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, और यहाँ पे जो ये mg sin थीटा है टेंजेंट के लॉन्ग लगने वाला ये अकेला फोर्स है, तो mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज dv बाई dt। खैर, और अगर हम बात करें रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ, तो यहाँ हमें दो फोर्स दिख रहे हैं, एक टेंशन एक mg cos थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अब चूंकि एक्सेलरेशन किधर है, along the radius towards the center, है ना, तो रिजल्टेंट भी इसी दिशा में काम कर रहा होगा। तो हम इस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, उसके उल्टा वाले फोर्स को निगेटिव ले रहे हैं। नॉर्मली यही करते हैं ना कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले फोर्स को निगेटिव लिखते हैं। तो फिर हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, टेंशन को पॉजिटिव लिख रहे हैं और mg cos थीटा को निगेटिव लिख रहे हैं। हम दोनों को जोड़ ही रहे हैं, है ना। यहाँ जो mg cos थीटा के साथ माइनस लगा ये ड्यू टू डायरेक्शन, ये वाला मैंने पॉजिटिव लिया, ये वाला मैंने निगेटिव ले लिया। तो यहाँ ये हुआ नेट फोर्स, है ना, जो कि रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ है। तो इस फोर्स की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, इसे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, t माइनस mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल।
एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने गाड़ियों को देखा होगा टर्न लेते हुए, तो जिस वक्त ये टर्न ले रहे होते हैं उस वक्त ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे आपके सामने ये एक गाड़ी है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, मैंने वर्टिकल बनाया है पर ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड मेरे पास ऐसा है नहीं ना, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, गाड़ी ऐसे चल रही है ना, और हम ऐसे ऑब्जर्व करके देख रहे हैं या, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि गाड़ी है, इसकी मास m है, रफ्तार भी है, और ये जिस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है उसका रेडियस r है। तो अगर ये घूम पा रहा है सर्किल पे, इसका मतलब इस पे पक्का रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा होगा। इसको आप एफ नेट बोल दो, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल कहेंगे। तो एक जो नेट फोर्स इधर लग रहा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, mv²/r, है ना, ये तो तय है। फिर बात आई कि सर आखिर कौन सा फोर्स मिलके इधर की तरफ नेट फोर्स दे रहे हैं। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को देखें, मतलब जो ये आपकी गाड़ी है उस पे लगने वाले फोर्सेस को देखें, तो एक तो मुझे दिखेगा कि सर इस पे इसका वेट लग रहा है, दूसरा दिखेगा कि ये नॉर्मल लग रहा है ना। पर वेट और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लग रहे हैं। जैसे कि ये मान लो गाड़ी है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है, राइट। तो अभी इस समय मान लो ये यहाँ पर है, तो हमें दिख रहा है कि इस पे वेट काम कर रहा है, नीचे की तरफ नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ। पर ये जो फोर्सेज हैं, ये फोर्सेज तो भैया पाथ के परपेंडिकुलर है ना। हमें कैसा फोर्स चाहिए, हमें वो फोर्स चाहिए जो रेडियस के अलोंग हो, सेंटर की तरफ हो, मतलब इधर, समझ में आया, इस तरफ हमको फोर्स चाहिए। तो फिर ये फोर्स कहाँ से आएगा। तो आपने गौर किया होगा कि जब आप गाड़ी टर्न लेते हो उस समय हैंडल घुमाते हो, तो हैंडल घुमाने से क्या होता है कि जो चक्का होता है जो कि आपका ग्राउंड के संपर्क में होता है, चक्के का टायर जो कि ग्राउंड के संपर्क में होता है, उसका नेचर बनता है बाहर की तरफ खसकने का। देखो मान लो कि ये गाड़ी है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है और ये चक्का है उसका। अब इसको टर्न लेना है, जब इसको टर्न लेना है तो क्या होगा, आप हैंडल घुमाओगे और चक्के का नेचर बनेगा इस तरह से घूमने का, राइट, है ना। तो चक्का क्या हो रहा है, चक्के की टेंडेंसी बन रही है स्किड आउट होने की। चक्का जो कि ग्राउंड के संपर्क में है उसकी क्या नेचर बन रही है, चक्का हो गया, ये ग्राउंड है, तो इसका क्या नेचर बन रहा है, स्किड आउट होने का। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका विरोध करेगा और वो इधर की तरफ एक फोर्स लगा देगा, जिसकी वजह से आपकी ये जो गाड़ी है ये ऐसे घुटन ले लेगी, है ना। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वही नेट फोर्स है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ना। तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन बनेगा, देखो यहाँ फ्रिक्शन आपका ऐसे लग रहा है और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये भाई साहब इस ट्रैक पे मूव कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन इक्वल टू mv²/r। आप कहोगे कि सर जो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस ऑफ द ट्रैक, है ना। तो अगर मैं अपनी वेलोसिटी को कम ज़्यादा करूँ तो उसके हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट है रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ जो फोर्स हमें चाहिए घूमने के लिए, वो रिक्वायरमेंट भी चेंज होता रहेगा। जैसे हम ज़्यादा रफ्तार करेंगे तो मुझे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं भी को कम कर दूंगा, मान लो रेडियस पे ट्रैक फिक्स है कि हमको इसी ट्रैक पे मूव करना है ना, पर अगर मेरी रफ्तार ज़्यादा है तो मुझे इस तरफ ज़्यादा फोर्स चाहिए, मेरी रफ्तार कम है तो मुझे इस तरफ कम फोर्स चाहिए, है ना। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो इस भी पे डिपेंड कर रही है। भी बढ़ेगा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, भी घटेगा रिक्वायरमेंट घट जाएगी। और ये रिक्वायरमेंट पूरा कौन कर रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है फ्रिक्शन, है ना। यहाँ फ्रिक्शन ही है जो आपको इतना फोर्स प्रोवाइड करा रही है, ओके। बट फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम लिमिट है ना, कि भैया इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। बिकॉज चक्का ग्राउंड के संपर्क में है, वहाँ उसकी टेंडेंसी बन रही है स्किड करने की, और फ्रिक्शन उसका विरोध करके उसको ये इधर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये टर्न ले रहा है ना। यहाँ फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है ना, कि भैया इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है ना। आप अपनी रफ्तार बढ़ा दोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और फ्रिक्शन कहीं उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया तो फिर आप क्या टर्न ले पाओगे,
नहीं ले पाओगे, वो टर्न अनसेफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको सेफ टर्न लेना है तो इसका ख्याल रखना है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो जो रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। आपको इधर की तरफ टर्न ले, आपको इस ट्रैक पे टर्न लेने के लिए रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स चाहिए वो इतना चाहिए, उसको पूरा कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है यानी mv²/r वो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो उसके बराबर हो नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए। और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपका μs × n, है ना। यहाँ μs क्या है? μs गाड़ी का जो चक्का है या फिर टायर कह दो, तो टायर और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होगा वो है μs। और n क्या है? n आपका नॉर्मल रिएक्शन है। n की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ n ने यानी नॉर्मल रिएक्शन ने क्या कर रखा है? वेट को बैलेंस कर रखा है ना। तो नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो तो इस वेट के बराबर हो जाएगी, है ना। चलिए तो फिर तो हमारा जो यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा μs × mg। तो हमारे पास जो यहाँ रिजल्ट आ गया कि भैया फॉर सेफ टर्न, सेफ मतलब सुरक्षित ढंग से टर्न लेने के लिए क्या कंडीशन है कि mv²/r छोटा या बराबर होना चाहिए μs × mg के, है ना। यानी अब यहाँ mm काट दीजिए तो सीधा सीधा आ गया v²/r छोटा या बराबर होना चाहिए μs × g के। v² क्या होना चाहिए भैया? छोटा या बराबर होना चाहिए μs × g × r के, यानी v छोटा या बराबर होना चाहिए √अंडर μs × r × g के। तो ये कंडीशन हो गया। समझ में आ रहा है ना कि हमारी रफ्तार किसी भी सूरत में इस रफ्तार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, है ना। अब जाहिर सी बात है आपके मन में आ रहा होगा कि सर कहीं हम इस रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से मूव करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो भैया आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आपकी रिक्वायरमेंट है ये, प्रोवाइड कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। अब मान लीजिए फ्रिक्शन, अभी आपकी रफ्तार ऐसी है कि फ्रिक्शन फुल अपनी जो कैपेसिटी है उसके बराबर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और कितना लगा दिया? μs × m × g, इतना लगा चुका है। अभी आपकी रफ्तार इतनी हो गई है कि फ्रिक्शन आप अपनी पूरी कैपेसिटी के बराबर फोर्स लगा के आपको टर्न करा रहा है, आप टर्न कर रहे हो। अब अगर मान लिया आपने रफ्तार बढ़ाया, ठीक है, तो ये बढ़ गया, पर क्या ये बढ़ा? ये तो फिक्स है, फ्रिक्शन ने अपना पूरा लगा दिया, ठीक है, फुल कैपेसिटी यूज कर लिया, है ना। ये बढ़ गया पर ये तो नहीं बढ़ पाया, क्या होगा? क्या होगा भाई? फॉर सेफ टर्न आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, √μ/g से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने अपनी रफ्तार इस रफ्तार से बढ़ा ली तब क्या होगा, है ना। तो भैया आपका ये ट्रैक है, ये आपकी गाड़ी है ना। आपको इस ट्रैक पे क्या करना है? मूव करना है। और रेडियस आपके पाथ का r है, रफ्तार अभी v है, और आपकी रिक्वायरमेंट जो है mv²/r, ये फ्रिक्शन अभी अपना पूरा कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आपने रफ्तार बढ़ा ली, फ्रिक्शन भी बढ़ा, तो रफ्तार बढ़ने से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो फ्रिक्शन अब बढ़ गए, बढ़ के क्या कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। लेकिन जब आपने रफ्तार इतनी ज़्यादा कर ली कि ये वैल्यू मतलब इससे ज़्यादा कर ली, है ना,
तो आपने जब अपनी रफ्तार इतनी ज़्यादा कर ली कि अब फ्रिक्शन उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना, फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लगा रहा है, पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं तो समझौता होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर एग्जिस्ट मतलब होल्ड करना है, इस इक्वेशन को अगर होल्ड करना है तो फिर फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर फ्रिक्शन ही ना फोर्स नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी होगा, जो भी इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, चाहे जो मतलब जो भी एक्सेलरेशन होगा वो फ्रिक्शन की वजह से ही होगा। आपने अगर रफ्तार बढ़ा ली तो ऐसा नहीं है कि अब फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, है ना। तो फिर यहाँ समझौता हो जाएगा, समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बजट बनाया था 1000 रुपये का, पापा आपको दे दिए 600 रुपये, बोले कि भैया मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका बजट जो है वो 600 रुपये में ही आ जाएगा। कहीं ना कहीं समझौता होगा, कुछ एक्स्ट्रा आइटम जो आपने ऐड किया था कि हाँ ये करेंगे, उन सबको साइड करना पड़ेगा, आप 600 तक ले आओगे, क्योंकि जो पैसा मिला है काम तो उतना ही में होगा। तो वैसे ही जितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर टर्न होगा, है ना। अगर आपने भी के साथ समझौता नहीं किया तो फिर आर के साथ अपने आप हो जाएगा, समझ रहे हो? आपका रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बिकॉज हर हाल में ये वैल्यू इसी के ही बराबर रहेगी। समझ में? जितना फोर्स होगा एक्सेलरेशन उसी के हिसाब से होगा, जितनी एक्सेलरेशन चाहिए उसके हिसाब से फोर्स अपने आप नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फोर्स जितना लगा है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन आएगा। अब फ्रिक्शन अपना फुल फोर्स लगा दिया, आपने रिक्वायरमेंट बढ़ा ली है, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पर वो पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन पूरा नहीं कर पा रहा है। समझ में आया ना? उसकी अपनी लिमिट है, वो लिमिट भर ही लगाएगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? भी के साथ समझौता तो आपने किया नहीं ना, आपने अपनी स्पीड कम नहीं की, आर बड़ा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि अब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, और आपको जाना था किसी और ट्रैक पे और आप निकल लोगे किसी और ट्रैक पे, और आपकी गाड़ी किसी और ट्रैक पे आ जाएगी। इधर तो रोड है तो ठीक है, पर इधर रोड नहीं बना था, समझ में आ रहा है ना? तो आपकी गाड़ी जाके गड्ढे में गिर जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना है कि रफ्तार इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हम फ्रिक्शन के भरोसे टर्न लेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना? क्योंकि अगर रफ्तार रूट अंडर म्यू आर जी से ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शन उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा जो आपको चाहिए टर्न लेने के लिए, तो फिर आप टर्न ले नहीं पाओगे और आपकी गाड़ी जो मेन ट्रैक है उसको छोड़ के किसी बड़े रेडियस वाले ट्रैक पर चली जाएगी, है ना। तो अगर आप फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी छोड़ना चाहते हो, कि कहते हो कि नहीं हमको फ्रिक्शन से मतलब ही नहीं रहे, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसका एक उपाय क्या है कि रास्ते को ही उठा देना, है ना। आपने देखा होगा, अमूमन गौर किया होगा कि कहीं भी रोड्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे टर्न लेना है, वहाँ आपने नोट किया होगा कि एक साइड नीचे होता है, एक साइड उठा हुआ टाइप का होता है। जैसे बाकी रोड तो फ्लैट होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, लेकिन जहाँ टर्निंग होती है वहाँ आपने गौर किया होगा कि एक साइड नीचे होगा, एक साइड ऊपर टाइप का उठा, मतलब ट्रैक आपका इंक्लाइंड होगा, है ना। आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो अगली बार जब ऐसे ट्रैक पे मूव कर रहे हो जहाँ पर टर्न हो, ठीक है, तो वहाँ गौर कीजिएगा, वहाँ जो भी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन की होगी उसने रोड को कैसे बनाया होगा कि एक तरफ यहाँ पर ढाल और दूसरी तरफ ऊंचा करके, मतलब एक इंक्लाइनेशन दिया होगा ट्रैक को। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रैक को ही उठा देते हैं। ट्रैक को उठाने से क्या फ़ायदा होता है? जैसे मान लीजिए अभी इस ट्रैक पे आपकी ये गाड़ी है और ये m मास का है, ये दौड़ रही है, ठीक है, और इसको ऐसे टर्न लेना है, तो इसको इधर की तरफ एक नेट फोर्स चाहिए जिसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको ये फोर्स कहाँ से मिलता है? तो एक तो इस पे mg काम कर रहा होता है ना, दूसरा क्या काम कर रहा है अभी इसे बताइए, नॉर्मल, बीच में क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा, है ना।
तो यहाँ पर हम नॉर्मल को कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, है ना। अगर हम नॉर्मल को कंपोनेंट्स में तोड़े, नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमको मिलेगा ऊपर की तरफ n cos थीटा, और एक आपका इधर की तरफ मिलेगा n sin थीटा, है ना। तो ये जो n sin थीटा है, ये आपका जो इधर की तरफ लग रहा है, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और आपकी गाड़ी को टर्न लेने में हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है एट n cos थीटा, वो वेट को बैलेंस कर लेगा, है ना। तो यहाँ हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि n cos थीटा इक्वल टू m इंटू जी, और n sin थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, मतलब नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ओके, तो जरा इस इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, n sin थीटा बटा n cos थीटा बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर बटा एम जी। m से m कट गया, यहाँ n से n कट जाएगा। क्या आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आ गया भी स्क्वायर बाई आर जी, यानी अगर हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स भी स्क्वायर बाई आर जी। मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि अगर हम चाहते हैं कि हम बिना फ्रिक्शन के कोई हेल्प लिए हुए, है ना, सेफली टर्न कर जाए, तो हमें जो ट्रैक को उठाना है उसे किस एंगल से उठाना है, तो उसे उठाना है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स भी स्क्वायर बाई आर जी। इसको याद रखना होगा।